अंग्रेजी के अल्फाबेट का पहला अक्षर है ए, हिंदी की वर्णमाला का पहला स्वर है अ। और आज हम जिस ए कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसके कथित सरगना के नाम में अ भी है और ए भी है। अब अ से अतीक, ए से अहमद, यूपी के प्रयागराज से जुड़ा एक कुख्यात नाम। इसने आरोपों की सेंचुरी लगाई है, लेकिन गुनहगार की पिच पर नॉट आउट है। मतलब देश के किसी अदालत ने आज तक उसे दोषी साबित ही नहीं किया। वैसे तो प्रयागराज के एक थाने में एक दिन में उसके खिलाफ 113 मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन अभी तक अदालत में उसके नाम केवल 64 आरोप ही खड़े कर पाए हैं। अब पुलिस के कागज उसे गुंडा कहते हैं, गैंगस्टर कहते हैं, माफिया कहते हैं। वो गैंग चलाता है और ऐसी ऐसी चीजें और साजिशें रचता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि बड़ी से बड़ी थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म स्क्रिप्ट राइटर भी वैसी कहानियां लिख नहीं पाते हैं। आज अतीक और पुलिस के कागजों में दर्ज उसकी कंपनी की हर ब्रांच, हर फाइनेंसर, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर एजेंट, इतना ही नहीं, एक एक कड़ी को आज हम आपके सामने खोल कर रख देंगे, जो 2300 करोड़ रुपए का नुकसान सहने के बाद भी देश की जेलों से चल रहा है। घोड़े पर सवार अतीक अहमद, 1995 का वीडियो है। अतीक विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने भाई अशरफ का नामांकन कराने जा रहा था। लोगों की भीड़ के बीच अतीक की बॉडी लैंग्वेज उसके दबंग रसूख की गवाही देती है। कुछ साल बाद जब वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने यूपी के सुल्तानपुर पहुंचा, तो विरोधी को दिया गया उसका जवाब उसकी क्रिमिनल पहचान के प्रति लगाव का सबूत देता है। बाहुबली पवन पांडे आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरह से बीजेपी ने बालों को प्रोजेक्ट कर दिया, कैसे लड़ेंगे? आपकी रणनीति खास तौर से क्या होगी? नहीं, बड़ा अच्छा है। सब हम छोटे मजबूत लोग आए, चुनाव बढ़िया होगा। और आप निश्चित रहे, चुनाव लड़ना हर तरह जानते हैं। कई भाषा हम लोग को आती है, जो भाषा समझ में आती है वो बोलते हैं। हाँ, कई भाषा आती है। जितनी प्रत्याशियों की उम्र है उससे ज्यादा मुकदमा हमारे ऊपर है। आपकी स्क्रीन पर जो पुलिस के दस्तावेज हैं, उनको देखकर अतीक के खिलाफ क्रिमिनल केस का अंदाजा मिलेगा। थाना 1, गुनाह 100, गैंग का नंबर है IS-227। अतीक पर 1985 में गुंडा एक्ट लगा, 1986 में गैंगस्टर एक्ट लगा, 17 फरवरी 1992 में हिस्ट्री शीट खोल दी गई। अतीक की हिस्ट्री शीट का नंबर है 39A। 17 साल की उम्र में रंगदारी वसूलने का आरोप लगा। एडल्ट होने तक ऐसा खौफ कि 10 जज ने केस की सुनवाई करने से मना कर दिया। सवाल ये उठा कि अतीक अहमद पर क्राइम के इतने आरोप क्यों हैं? इनकी सच्चाई क्या है? क्योंकि अगर ये सही है तो अतीक 40 साल तक बिना सजा के कैसे है? देखिए, आपराधिक छवि एक अलग चीज है, अपराधियों होना एक अलग चीज है। हम तो एक सवाल करते हैं, हम आपके चैनल से भी कर रहे हैं कि जब अदालत रोकती नहीं है, अदालत एक मजबूत स्तंभ है देश का, अदालत रोकती नहीं है, चुनाव आयोग परमिशन देता है, जनता चुनती है, तो इनसे बड़ी संस्था कौन सी है? फिर उसके बाद ये कहना है कि आपराधिक कारण है। भाई, आपराधिक कारण होगा, अदालत रोक देगी, इलेक्शन कमीशन परमिशन नहीं देगा, जनता वोट नहीं देगी, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक दूसरे के खिलाफ खाली इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो है जिसके बारे में दावा है कि 2017 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद के नैनी में एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में घुसकर प्रोफेसर और दूसरे बड़े पद पर बैठे लोगों को धमकाया, मारपीट की।
आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसी एफआईआर की कॉपी है जिनमें दर्ज है कि अतीक जेल में बंद है, लेकिन उसने वहां लोगों को बुलाकर धमकी दी, मारपीट की, संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। जेल के भीतर अतीक इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? आखिर उसका नेक्सस क्या है कि जेल भी उसके अपराध को रोक नहीं पा रही? ये जानने के लिए हमने उन पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया जिन्होंने अतीक को उसके घर के भीतर अरेस्ट किया था। – 2002 और 2003 में इनकी नून जितनी संपत्ति थी अवैध धन से अर्जित, वो सब जो है गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अटैच की गई थी। इनका गैंग IS 227 इंटर स्टेट गैंग 227 पर पंजीकृत कराया गया था। उस समय मैं SP सिटी था। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, इनके गैंग को डीएक्टिवेट कर दिया गया। ये हो गया कि गैंग सक्रिय नहीं है। इनकी जब्त संपत्तियों को रिलीज कर दिया गया। फिर ये अपना दिन दूना रात चौगुना अपनी संपत्ति, अपना प्रभाव बनाने में थे। सत्ता का पूरा वो किया, सत्ता के बनाने में इनका सहयोग रहा। अपने सहित 2 विधायकों को सत्ता का समर्थक बना दिया। इनके समर्थन से सरकार थी। तो इस तरह से है, इस तरह चलता रहा। वैसे तो क्राइम का आरोपी हमेशा पुलिस प्रशासन से बचकर भागता है, लेकिन अतीक अपनी राजनीतिक की आड़ में पुलिस पर सीधा हमला करता था। 7 अगस्त 2002 अतीक एक मामले में इलाहाबाद कचहरी में पेश किया गया। उस पर पुलिस कस्टडी में बम से हमला हुआ। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी घायल हुए। हमले का आरोपी पकड़ लिया गया। इसका नाम इखलाक था। उसने बयान दिया कि 2004 में अतीक के घर के सामने मारे गए अपने भाई अख्तर का बदला लेने के लिए हमला किया है। लेकिन अतीक ने उस वक्त के शहर SP पर हमले का आरोप लगाया। हमारे भाई को जो है हत्या करवाया था 95 में 4 अप्रैल को। तो आपने कैसे मारा है? हमने बम से मारा। और कितने थे आप? मैं अकेला था साहब। सरकार के इशारे पे यहाँ के पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है, SSP इन्वॉल्व है, SP सिटी इन्वॉल्व है। SP सिटी तो यहाँ पोस्टर इसीलिए किए गए, सब जग जाहिर है, लोग जानते हैं। आज 7-8 साल हो गए, कभी आपने सुना है कोई एक SP इतने साल तक रखा जाता है जिले में? अतीक पर हुए हमले के तुरंत बाद इलाहाबाद भर में कई जगह थानों के बाहर आगजनी और हिंसा हुई। ऐसा लगा कि अतीक पर हमले से गुस्साई भीड़ का काम है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाली साजिश का दावा किया। उस समय के शहर SP खुद बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आपराधिक साजिश में अतीक का दिमाग किसी बड़े सस्पेंस स्क्रिप्ट राइटर से बहुत ज्यादा तेज चलता है। अतीक अहमद पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने स्वरचित बम कांड कराया। हमला हुआ नहीं, स्वयं पर हमला कराया। और हमला किससे कराया? जो 4 अप्रैल 1995 में जो अपराधी मारा गया था, जो अभियुक्त मारा गया था अख्तर, उसके भाई इखलाक से कराया। क्योंकि उससे भी अपना हत्या किया था, कराया था, मुलजिम था, उसको तोड़ लिया अपने संबंध में। अपने भाई अशरफ, पिता हाजी फिरोज सबको लगा उगा करके। आप ये समझ हैं कि भिन्न भिन्न जगहों पर, एसारन में, कर्नलगंज में, कोतवाली में, शाहगंज में, खुलदाबाद में, धोनगंज में एक साथ तोड़ फोड़ और आगजनी की कार्रवाई हुई। तो क्या इत्तफाकिया ये घटना थी?
ये सुनियोजित थी जिससे कि पुलिस एकदम बैकफुट पर आ जाए। यही वो हमला हुआ था। अतीक अहमद के चेहरे पर मामूली खरोच थी, सुरक्षा में लगे लोग शहीद होते होते बचे थे। पुलिस का दावा है कि अतीक के दिमाग में गुनाह के ऐसे शातिर तरीके आते हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। जिसकी हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर था, उसी के सगे भाई से अतीक ने अपने ऊपर हमला कराया, और हमला भी ऐसा जिससे उसकी जान ना जाए, और फिर इस हमले का इस्तेमाल शहर के पुलिस कप्तान का ट्रांसफर कराने में किया जा सके। है ना किसी बॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसा प्लॉट। अतीक को डील कर चुके पुराने पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वो मन से बेहद खतरनाक है और व्यवहार में बहुत सरल दिखता है। इस बात का सबूत हमें तब मिलता है जब एक ऑडियो क्लिप सामने आती है जिसमें दावा किया गया है कि अतीक किसी आदमी को धमकी दे रहा है। अतीक बोल रहे हैं। कहाँ हो? घर पे है। अच्छा, खुद्दूस का जो तुम परेशान किए रहा तो अशरफ के साले बने रहा, तो विधायक जी के साले बन गए हो, और तुम खुद्दूस में चलना कतई आने हरवाने बहुत पिटवा जब हो जाओ बेइज्जत, ना गुलफूल को मुंह देखब ना कोनो को मुंह देखब। अरे भाई कोई बात ही नहीं हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे, कहा बात है? हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने तुमको चौधरी है, तुम्हारे सामने बात तो हो जाओ होश बा। तुम्हारा शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, तुम करते रहते हो, दोनों हाथ में लटू रहा, तो हम बुलवा के मुंह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं। हम हरवाने में गिरवावे दूंगा। आप खुद्दूस के मामले में तुम्हारे कोई हम सुनी ना, सुने तो मिले। आप खुद्दूस के मामले में कोई बनवासी हम ना करो। अतीक पर जिस तरह के आरोप लगते हैं, उनसे लगता है कि एक समय के बाद वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। इलाहाबाद के सिविल लाइंस में बना पैलेस थिएटर अतीक की एक बेहद दुस्साहसी कहानी सुनाता है। एक बड़ा मामला आया था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूपीए की। पैलेस टाकीज के पीछे सोनिया गांधी जी के परिवार की एक ज़मीन थी, उस पर कब्जे के लेके बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। उस पर जो बात सामने आई थी कि अतीक के लोग कब्जा कर रहे हैं, उसको अरबों की प्रॉपर्टी थी। बाद में पीएमओ का हस्तक्षेप हुआ। उस समय हमारे यहाँ यूपी में सपा की गवर्नमेंट थी। सपा की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब पीएमओ ने एक्शन लिया तब जाके लोग बैकफुट पे गए। अब इससे बड़ा क्या कहा जा सकता है। पुलिस के पास दर्ज गुनाह के मुताबिक अतीक जमीन पर कब्जा, रंगदारी वगैरह का काम करता था। उसके आड़े जो भी आता उसे मिटा दिया जाता। गवाह उसके नाम से कांपते। वो गवाहों को कब्जे में लेकर उनसे अपने पक्ष में बयान दिलवा लेता था। ऐसा स्थानीय लोगों और पुलिस का दावा है। इसकी सरकार आई थी तो आप लोग को जबरदस्ती ले जाकर गवाही दिलाई गई थी क्या? हाँ, जबरदस्ती हम लोगों को पकड़ करके कोर्ट में जबरदस्ती गवाही दिलाई गई। कौन ले गया था? हाँ, सांसद अतीक अहमद ले गए थे, अशरफ ले गए थे। कहते हैं गुनाह के लिए धन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और गुनाह पैसे के लिए भी किया जाता है। अतीक के बारे में पुलिस फाइल्स का दावा है कि वो अंतर्राज्यीय गिरोह चलाता था। ऐसे में अतीक की आय के स्रोत क्या थे, वो कहां से पैसा लाता था, हमने ये भी जानने की कोशिश की। इस वक्त मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन बात तब की है जब ये इलाहाबाद रेलवे स्टेशन हुआ करता था। रेलवे अपने स्क्रैप या कबाड़ की नीलामी करता है, लोग इसे खरीदते हैं और ये काफ़ी पैसे वाला धंधा होता है। अतीक का अर्थतंत्र समझने के लिए हमारी बात पुलिस के जांच अधिकारियों से हुई तो हमें सुराग मिला कि कभी अतीक रेलवे के इस कबाड़ की ठेकेदारी का अघोषित किंग हुआ करता था। उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे की कबाड़ की ठेकेदारी से आता था, जिसे बनाए रखने के लिए वो अपने बाहुबल का इस्तेमाल करता था और फर्जी तरीके भी अपनाता था। इस ठेकेदारी के लिए अतीक ने 12 फर्म्स बना रखी थी, जिसमें से 10 फर्जी थी। 113 मुकदमा इन पर कायम हुआ था जब मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक नगर था। जो मैंने बताया रेलवे का
करने का और 12 फर्में ये किए थे जिसमें 10 गलत थी। उसमें 113 मुकदमा कायम हुआ था। ये 2002-03 की बात है, 2007 की बात नहीं है। और वो कुछ तकनीकी कारण को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने FIR क्वेश कर दी थी, लेकिन जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने के बारे में कार्रवाई चल रही थी, तब तक जो है सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो वो 113 मुकदमे से वो बच गए। प्रयागराज का ये वो धूमनगंज थाना है जहां अतीक के गुनाह के मैक्सिमम फुटप्रिंट्स मिलते हैं। 96 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 17 मार्च 2023 तक अतीक अहमद को एक भी मामले में सजा नहीं हुई। ये बहुत हैरान करने वाला विषय है और हमने इसकी वजह भी जानने की कोशिश की, तो जो कहानियां सामने आई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जैसे कि फिल्मों में विलन इतना खतरनाक होता है कि कोई गवाही देने नहीं जाता, और जो गवाही देता है वो इस दुनिया में नहीं बचता। 2001 की बात है, 29 जनवरी 2001, बसंत पंचमी का उसमें कुंभ चल रहा था, बसंत पंचमी का पर्व था। एक जावेद इकबाल यहाँ का बसपा का नेता था, और वह जो है 2002 में होने वाले चुनाव में एकदम जी जान से लगा हुआ था अपना। 29 जनवरी को इन्होंने उस पर प्राणघातक हमला करा दिया अपने विश्वासपात लोगों के। उसमें जावेद इकबाल तो बच गए, उनका एक गनर मारा गया, जो उनका प्राइवेट सुरक्षा वाला था वो मारा गया। अभियोग पंजीकृत हुआ, इन पर कार्रवाई हुई। फिर तब मैं इसी जनपद में था। जब चुनाव आया, चुनाव की प्रक्रिया हुई, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। और फिर जावेद इकबाल को इतना धमकवाया कि जावेद इकबाल इसके सामने आत्मसमर्पण कर गए, और जो खुद मुकदमे के वादी थे हत्या के, वही जा कर के माननीय न्यायालय में इनके पक्ष में बयान दे दिए। तो जो हत्या का वादी है, जिस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका सुरक्षाकर्मी मारा गया, वो होस्टाइल हो जा रहा है। जो धनबल में भी ठीक था, जन समर्थन भी था, क्योंकि है, तो जो होस्टाइल हो जा रहा है, तो और की क्या हालत होगी। इन्हीं के अतीक के घर के सामने जो चकिया में मकान, उसी के सामने एक अशरफ नाम का आदमी एक और रहता था, वो इनके खिलाफ था। उसने धूमनगंज में और मेरी समझ से करेली में इनके परिवार सबके नाम अभियोग पंजीकृत कराया था। अशरफ और उनके साथियों ने, अतीक उस समय जेल में बंद थे, पूरा सुनियोजित तरीके से घर से फायर किया और अशरफ को गोली लगी, और अस्पताल, संभवतः अस्पताल ले जाते उसकी मृत्यु हो गई। जो मुकदमे का वादी, जो इनके खिलाफ चलने वाला, वो मार डाला गया, और हत्याएं हुई, समझौता हुआ। गवाहों को डराने, धमकाने और रास्ते से हटाने के अलावा अतीक अहमद अपने खिलाफ मामलों को ठंडा करने के लिए प्रोसीजर की राह में भी रोड़े अटकाता था। पुलिस की जांच से लेकर कोर्ट की कार्रवाई तक हर कदम में प्रक्रिया को प्रभावित करने और गुमराह करने की कोशिश करता था। तारीख दर तारीख लेकर अपने गरीब विरोधियों को थका देता था। आपराधिक मुकदमों में ट्रायल के स्टेज तक पहुंचने में इतना वक्त लगता कि पीड़ित का मनोबल फैसला आने के पहले ही टूट जाता। एंड इसी वक्त पर इन लोगों को रुपए पैसे की लालच देकर अतीक की तरफ कर लिया जाता था। सिलसिला थी जब राजूपाल मारा गया था, उसके बाद ही 2 साल के बाद बेटे का अपहरण कर लिया था।
रास्ते में आ रहे थे, वहीं पास 3-4 गाड़ी लगा के उसको रोक करके अपनी गाड़ी पे घसीट के बैठाल के लेके भाग गए। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया। 3 दिन मेरे बेटे को अपने कस्टडी में जहाँ भी रखा रहा हुआ। चौथे दिन जाके उसको रीवा ले जाके पहाड़ी जहाँ भी छोड़ा, तब बेटे ने फ़ोन किया तो चौथे दिन रात को 9 बजे मेरा बेटा घर आया। फिर जब से वो आया था बार बार यही धमकियाँ देता था कि तुम गवाही छोड़ दो, नहीं तुम्हारी ज़िंदगी खैर नहीं है। ये तो खुलेआम धमकी दे रहा था, खुलेआम धमकी दे रहा था। बराबर उन्होंने यानी फ़ोन बराबर आते थे कि वो जो है धमकियाँ दिया करता था कि किसी प्रकार से तुम गवाही को पलटो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किसका फ़ोन आता? मिस्टर अतीक अहमद का। जी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने वाले IPS लालजी शुक्ला ने हमें बताया कि गाड़ी भिड़ने के एक मामूली से मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ ने प्रयागराज की इसी सिविल लाइंस में एक हत्या कर दी। अब अपने भाई को बचाने के लिए अतीक अहमद ने जो किया वो फिल्म में अक्सर आप देखते होंगे। इलाहाबाद में जब ये हत्या हो रही थी, ठीक उसी वक्त चंदौली में अशरफ नाम के एक व्यक्ति की आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी दिखा दी गई। बाद में उसकी ज़मानत हो गई, लेकिन जब पुलिस अशरफ के लिए दबिश डालने गई तो अतीक अहमद ने अपने भाई को बचाने के लिए आर्म्स एक्ट के वही कागज़ गिरफ्तारी के पुलिस के सामने पेश किए। इस पूरे मामले में पीड़ित का परिवार इतना डरा था कि पिता अपने बेटे की हत्या की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करा रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।